दिस इज पलाश साहू और साई कोचिंग क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूएनओ जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले जब भी मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन ये है क्या, दूसरा क्वेश्चन इसके गठन के कारण क्या हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इसका गठन करने का उद्देश्य क्या है और इसका गठन कब किया गया। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ पहला क्वेश्चन की कि ये है क्या। तो ये एक विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है और जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य यह होता है कि सभी राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करना। तीसरा, जाति धर्म के आधार पर जो भी विश्व में क्या हो रहे भेदभाव हो रहे हैं उनको क्या करना, समाप्त करना और विभिन्न राष्ट्रों के बीच सामाजिक आर्थिक क्या करना, उन्नति करना। तो बेसिकली ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य होते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा कि भाई इसका गठन क्यों किया गया, क्या कारण बस इसका गठन किया गया। तो दोस्तों सभी को पता है विश्व में 2 विनाशकारी युद्ध हुए थे। कौन कौन से 2 विनाशकारी युद्ध थे? पहला तो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। कौन सी थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ये कब से कब हुई तो मैं आपको बता दूं 1914 से लेकर 1919 तक ये आपकी क्या हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पर सभी राष्ट्रों ने विचार विमर्श किया कि ये बहुत ही घातक युद्ध था, तो इसके बाद हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या बनाया गया, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके कुछ समय के बाद आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक। आपके यहाँ पर क्या हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो सभी राष्ट्रों ने शांतिपूर्वक क्या किया, विचार विमर्श किया और यहाँ पर यूएनओ की क्या कर दी, स्थापना कर दी। यूएनओ की स्थापना कर दी। तो यूएनओ की जब स्थापना करी तो वो डेट कौन सी थी यूएनओ की स्थापना? तो मैं बात कर रहा हूं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो इसी कारण से हम हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। क्या क्वेश्चन है कि मेरे को ये डेट याद आ रही है। कौन सी डेट? 24 तारीख। 24 तारीख को क्या सिर्फ यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है? तो नहीं, 24 तारीख को एक दिन और मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वहां पर मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। सॉरी यहाँ 24 है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, जब राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं हम? 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि क्या आपने ये जो डेट बोली है क्या 1945, तो क्या 1945 को सिर्फ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही स्थापना हुई? तो नहीं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना तो हुई 1945 को, लेकिन इसके साथ साथ FAO, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड आपका होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की भी स्थापना 1945 को हुई थी। तीसरा आपका होता है वर्ल्ड बैंक और चौथा आपका होता है यूनेस्को। तो देखिएगा पहला तो मैंने बोला FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 को हुई थी। दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना 1945 को हुई थी। तीसरा पॉइंट मैंने बोला वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी और चौथा यूनेस्को की भी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अच्छा, इसके बाद मुझे 1945 से एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि 1945 ये वही डेट है जब अमेरिका ने जापान पर क्या गिराया था? बम गिराया था। कहाँ गिराया था? एक तो हिरोशिमा में गिराया और दूसरा नागासाकी
नागासाकी में गिराया। चलो हिरोशिमा में कब गिराया था, हिरोशिमा की डेट क्या है, तो डेट है दोस्त 6 अगस्त 1945 और इसके बाद, इसके 3 दिन के बाद नागासाकी में गिरा दिया बम। कौन सा था, 9 अगस्त 1945 को। तो ये 2 बम गिराए गए, जिसके बाद से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया समाप्त। तो यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया 9 अगस्त 1945 को। चलिए अब मैं बात करता हूं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने ये नाम तो कैसे नाम ले लिया, इसका नाम दिया किसने, तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। चलिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये नाम दिया था। तो यहां पर एक चर्चा करते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं कौन। यहां पर मैं लिख देता हूं आपका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है कौन, यहां पर देखिएगा ये अमेरिका के 32वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये, 32 नंबर के क्या है ये, वहां के प्रेसिडेंट हैं। चलिए तो ये 32वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि ये किस पार्टी से हैं, तो ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमेरिका की 2 पार्टियां चलती हैं मोस्टली, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, है ना। तो ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अच्छा अभी के अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका में अभी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, वो है 45वें नंबर के राष्ट्रपति। अच्छा इसके 45वें नंबर के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। इसके पहले कौन था, इसके पहले था बराक ओबामा जी। बराक ओबामा जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो बराक ओबामा जी थे 44वें नंबर के राष्ट्रपति। और मैं आपको बता दूं बराक ओबामा जी का नाम अभी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है आ प्रॉमिस्ड लैंड, जो कि अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद इस बुक को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों ये तो हुई बेसिक जानकारी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, है ना। क्या किया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया गया था, नामकरण किया गया था या नाम दिया गया था। चलिए अब मैं बात करता हूं जब इसकी स्थापना हो रही थी तो कितने देश शामिल थे। सभी से पूछा जाएगा कि हम ये करने वाले हैं तो क्या आप एग्री हैं, तो उसमें क्या किया, इन्होंने सिग्नेचर कराए। तो उसमें 50 देशों ने क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। कितने देशों ने सिग्नेचर किए थे, 50 राष्ट्रों ने, 50 देशों ने क्या किया था, सिग्नेचर किया था। तो मेरा क्वेश्चन एक बेसिक सा उठता है, क्या उठ रहा है कि क्या इन 50 देशों में हमारा भारत शामिल था, तो जी हाँ इन 50 देशों में हमारा देश भारत भी शामिल था। अच्छा यहाँ पर 51वां देश जिसने सिग्नेचर किए तो वो कौन सा था, वो था पोलैंड, जिसने 51वां देश है जिसने क्या किया था, सिग्नेचर किया था। अच्छा ये 51वां देश बन गया था पोलैंड। अच्छा वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 देश शामिल हैं। अच्छा लास्ट देश कौन सा था जो अभी शामिल हुआ था, तो वो था दक्षिणी सूडान, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। चलिए इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया होगा। मतलब वो पार्ट क्या बोल सकते हैं, उसके बोल सकते हैं हम अंग बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो कितने अंगों में बांटा गया भाई उसको, तो उसको बांटा गया है 6 अंगों में। तो वो 6 अंग क्या क्या है, चलिए हम देखते हैं वो 6 अंग क्या क्या है। देखिएगा सबसे पहले तो पहला यूनाइटेड नेशन अंग, कौन कौन से अंग हैं, तो पहला आपका बोलता है महासभा, दूसरा आपका हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
तो ये क्या है बेसिकली, इसके 6 पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त, हम बात करेंगे महासभा की। तो ये महासभा है क्या, तो मैं आपको बता दूं, इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और एक पॉइंट और याद है कि याद आ रहा है कि इसके जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ना, वो 1 साल का होता है। चलिए, आपने बोला अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है, तो इसके अध्यक्ष हैं कौन, तो इसके अध्यक्ष हैं वोल्कन बुचीकर। इसके अध्यक्ष कौन है, वोल्कन बुचीकर। कहां से हैं ये, तो हम बोलेंगे ये हैं तुर्की से। अच्छा, जब ये इसके अध्यक्ष हैं वोल्कन बुचीकर, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले थे तेजानी मोहम्मद बंदे। तो वोल्कन बुचीकर जी ने तेजानी मोहम्मद बंदे जी का क्या लिया था, स्थान लिया था। चलिए, अब ये पॉइंट तो हो गया इसके अध्यक्ष कौन है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो अधिवेशन होता है वो कब होता है। तो मैं आपसे बता दूं कि इसका जो अधिवेशन होता है वो साल में 1 बार होता है। कब होता है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर माह तक चलता है इसका अधिवेशन। मैंने आपसे बोला साल में 1 बार होता है। अच्छा, जब कभी भी महासभा का अधिवेशन साल में 1 बार तो होता है, लेकिन जब कभी भी सुरक्षा परिषद आग्रह करेगा तो महासभा इसके विशेष सत्र का आयोजन कर सकता है। चलिए, एक पॉइंट मैंने बोला कि जब सुरक्षा परिषद इसका आग्रह करेगा किससे, महासभा में, तो वो विशेष सत्र का क्या कर सकता है, आयोजन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी देश शामिल है महासभा में, यूएनओ में, तो वो अपने 5 प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं इस बैठक में, लेकिन उनकी वोटिंग काउंटिंग एक ही होती है। तो इसके बाद मैं बता दूं, जैसे मैंने कोई बिल पास किया महासभा में, तो उसको जब तक 2/3 बहुमत नहीं मिलेंगे तब तक वो बिल क्या होगा, पारित नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं, क्या वो क्वेश्चन था कि महासभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो महासभा की पहली बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को। तो देखिए, 10 जनवरी 1946 को हुई थी महासभा की पहली बैठक। चलिए, अब हम बात करेंगे कि आपने बोल दिया कि महासभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपने बताया महासभा के अध्यक्ष कौन है, इसके पहले अध्यक्ष कौन है, इसका महासभा का अधिवेशन कब होता है। तो एक मुख्य पॉइंट और बता दीजिए कि महासभा का कार्य क्या है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि महासभा के कार्य क्या है। पहला बेसिक कार्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। दूसरा कार्य क्या है कि जो भी नए देश शामिल होना चाहते हैं तो उनकी सदस्यता पर क्या करेगा, महासभा विचार करेगा। तीसरा होता है महासचिव की नियुक्ति करना। चौथा, राष्ट्र संघ में बजट पारित करना। और 5वां होता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्याय परिषद की रिपोर्ट प्राप्त करना। तो ये बेसिक पॉइंट है जो महासभा के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद क्या होता है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सुरक्षा परिषद है क्या, तो मैं आपको बता दूं, इसका एक दूसरा नाम होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली संस्था है। कौन सी, सुरक्षा परिषद। तो मैंने क्या बोला, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे शक्तिशाली संस्था है। इसके बाद मैं बात करता हूं सुरक्षा परिषद का कार्य क्या होता है। कुछ ना कुछ तो कार्य होता होगा। तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये क्या है, सुरक्षा परिषद का कार्य है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं स्थायी देश। कितने स्थायी देश हैं सुरक्षा परिषद में, तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी हैं और 10 कितने, 10 हैं अस्थायी सदस्य। चलो, 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। ये क्या है, आपके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 स्थायी सदस्य जो हैं सिर्फ उनके पास वोटिंग राइट्स प्राप्त होता है कि आप आइए और वोट डालिए। चलिए, इसके बाद इनके जो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, मतलब अस्थायी जो सदस्य होते हैं वो मात्र 2 साल के लिए चुने जाते हैं। चलिए, आपने बोला है 5 स्थायी सदस्य हैं, तो ये स्थायी और अस्थायी का तो आपने बता दिया कि अस्थायी होता क्या है। तो स्थायी सदस्य क्या होते हैं, इनके पास एक पावर होती है। कौन सी पावर होती है,
हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब विशेषाधिकार शक्ति होती है। किसके पास? 5 देशों के पास, जो कि स्थायी सदस्य हैं। किसमें स्थायी सदस्य हैं? ये 5 देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से देश थे? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। अब मैं आपको बता दूं, इस वीटो पावर का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका। जो अमेरिका ने सबसे पहले वीटो पावर का उपयोग किया था और सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का उपयोग करने वाला है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ने वीटो पावर का सबसे ज्यादा बार क्या किया है? उपयोग किया है। चलिए अब मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको। भारत सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो भारत को इंडोनेशिया की जगह 2021 से 2022 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा अंग कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो ये है क्या? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यह यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण क्या होती है? संस्था है। अच्छा, इसके जो सदस्य संस्था है, इसकी क्या बोल सकते हैं? सदस्य संस्था कितने हैं? 54। सदस्य देश कितने हैं? 54। और आपको एक चीज बता दूं, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। और इसमें प्रतिवर्ष 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि इसकी जो बैठक होती है, बैठक साल में 2 बार होती है। इसका बैठक साल में 2 बार की जाती है। कब कब की जाती है? एक तो अप्रैल में होती है और एक होती है जुलाई में। तो जो अप्रैल में बैठक की जाती है तो वो होती है आपकी न्यूयॉर्क में, और जो जुलाई में बैठक की जाती है वो होती है आपकी जिनेवा में। चलिए, तो मैं अब बात करूंगा कि जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है अपने कार्यों को संचालित करने के लिए आयोग तथा समितियों का गठन कर सकती है। बढ़ते हैं, तो अब हम आगे अपना चौथा टॉपिक देते हैं। 4th अंग किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 4th देखते हैं कौन क्या है? प्रन्यास परिषद। तो प्रन्यास परिषद क्या है? इस परिषद के सदस्य देशों का मुख्य कार्य जो होता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं उनको क्या करना? उन्नति करना या उनको विकास में मदद करना, ये कार्य है इनका। और इसके कार्य का जो नियमित अधिवेशन होता है, मतलब प्रन्यास परिषद का नियमित अधिवेशन साल में 2 बार किया जाता है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी जरूरी नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? सचिवालय की। किसकी बात करते हैं? सचिवालय की। तो सचिवालय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालता है। कौन संभालता है? सचिवालय संभालता है। इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है महासचिव। और महासचिव का चुनाव, महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब मैं महासभा आपको बता रहा था तो मैंने बोला था महासचिव की नियुक्ति महासभा के कार्य में आती है, मतलब महासभा का कार्य है वो। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, महासचिव की नियुक्ति या महासचिव का चुनाव महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के सहमति से किया जाता है। मैंने क्या बोला है? महासचिव का चुनाव महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सहमति से किया जाता है। अच्छा, महासचिव का कार्यकाल होता होगा, तो महासचिव का कार्यकाल 5 सालों का होता है। अच्छा, चुनाव दोबारा नियमित चुनाव हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब मैं बात करूंगा प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव थे ट्रिगवैली। कहां से थे? नॉर्वे से। अच्छा, वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। कहां से हैं? तो ये हैं पुर्तगाल से। तो चलिए हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या 15 है और प्रत्येक देश से एक ही न्यायाधीश को चुना जाता है। और इसमें जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा, जब न्यायाधीशों का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो पुनः पद में
आ सकते हैं, उनकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होता है जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, और ये रूल उनके लिए भी फॉलो करता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उनको भी पद में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं उद्देश्य की कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका गठन क्यों किया गया। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आपसी विवाद को क्या करना, शांत करना या उसको निपटाना, तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। चलिए अब मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे कौन, बेनेगल रामाराव। ये कब से कब तक बने थे, तो ये 1952 से लेके 1953 तक ही न्यायाधीश बने हुए थे। कौन, बेनेगल रामाराव। इसके बाद मैं बात करूंगा सेकेंड भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है 1973 से लेके 1988 तक ये क्या बने हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश बने हुए थे। और ये जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में भी रह चुके हैं। इसके बाद मैं तीसरे न्यायाधीश की बात करता हूं। तीसरे भारतीय न्यायाधीश कौन थे, रघुनंदन पाठक। तीसरे भारतीय न्यायाधीश कौन थे, रघुनंदन पाठक थे। और ये 1989 से लेके 1991 तक 89 से लेके 1991 तक ये क्या हुए थे, वहां के न्यायाधीश बने हुए थे। इसके बाद वहां अभी वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान भारतीय न्यायाधीश है दलवीर भंडारी। कौन है वर्तमान भारतीय न्यायाधीश, दलवीर भंडारी जी हैं। और जो 2012 से लेके अभी तक ये वहां के भारतीय न्यायाधीश बने हुए हैं। चलिए, तो ये आपका यूएनओ के अंग पूरे कंप्लीट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भाषाओं के बारे में। तो यहाँ मुख्यतः 6 भाषाएं यूजफुल हैं, 6 भाषाओं को बोला जाता है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, चलिए, तो हमने बोला यहाँ मुख्यतः 6 भाषाएं बोली जाती हैं। 6 भाषाएं इनकी मेन भाषाएं हैं। कौन कौन सी, तो देखिएगा, भाषाएं अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रसियन एंड है स्पेनिश। तो ये हो गई आपकी 6 भाषाएं। और 6 भाषाओं में अंग्रेजी और ये जो आपकी फ्रांसीसी लिखी है ये वहाँ की मुख्य भाषाएं हैं जिनमें सारे कार्यों को किया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला भारतीय राजदूत कौन थी। तो पहली महिला भारतीय राजदूत थी विजयलक्ष्मी पंडित। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यहाँ पर। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत 1977 में 32वां संबोधन में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हिंदी लैंग्वेज से। किसको रिप्रेजेंट किया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा की बैठक में। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। कब कब बने हैं, तो पहली बार बने थे 1996 में, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। और ये ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1902 बार प्रधानमंत्री बने। कब बने, 1999 से लेके 2004 तक ये बने भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री। और इनको
पद्म विभूषण और भारत रत्न कब मिला था? 2015 में। तो ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये 2014 में 59वीं बैठक में, महासभा की 59वीं बैठक में इन्होंने क्या किया था? हिंदी में भाषण दिया था। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और जो कि वर्तमान तक अभी प्रधानमंत्री के पद पर क्या है? बने हुए हैं। ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद भारत की हिंदी में भाषण देने वाले 70वीं बैठक, महासभा की 70वीं बैठक में सुषमा स्वराज जी ने वहां पर हिंदी में भाषण दिया था और वो उस समय भारत की विदेश मंत्री के पद पर थी। इसके बाद हम बात करेंगे फिर से 2020 में 75वां संबोधन हुआ और जिसमें हिंदी में फिर भाषण दिया किसने? नरेंद्र दामोदर दास मोदी में। अच्छा, अब हम बात करेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। तो ये भारत के दो बार कार्यकाल के लिए चुने गए हैं प्रधानमंत्री पद पर। कब से कब तक? पहला कार्यकाल इनका था 2014 से लेकर 2019 तक और फिर 2019 से, और ये अभी तक कार्यरत हैं प्रधानमंत्री के पद में। अच्छा, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र था वाराणसी। और ये वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और इनकी प्रथम बुक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रथम बुक का नाम है एग्जाम वॉरियर। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी, कब? जब 2014 में इन्होंने प्रधानमंत्री के पद में आए थे, तब इन्होंने मन की बात स्टार्ट की थी। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मन की बात स्टार्ट कब की थी? तो मन की बात स्टार्ट की थी 3 अक्टूबर 2014 से। अच्छा, ये क्यों किया गया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे थे कि हम सभी जनता से आपस सामने से रूबरू हो सके, तो इसीलिए इन्होंने मन की बात को स्टार्ट किया था। अच्छा, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के प्रतिनिधि कौन है? तो आप बोलेगा TS त्रिमूर्ति जी। तो ये रहा दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर भी टिक करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सकें। चलिए, धन्यवाद।